हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज यूट्यूब चैनल। आज हम 2 सितंबर एंड 3 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले मेरी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो आई जिसमें 20 टॉप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। वो मैंने 90 डेज प्लानर से उठाए थे, पिक करे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है आज कुछ स्कीम्स है, कुछ नेशनल न्यूज़ है और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला है ई श्रम पोर्टल। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा, श्रम मतलब श्रमिक भाई बहन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल रिक्शा वाला है, लेबर है, मिस्त्री है, जो भी है, उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनका एक डेटाबेस तैयार करा जा रहा है। ऑनलाइन एक डेटाबेस तैयार करा जा रहा है और उस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी 3 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था, 2021 में ये स्टार्ट हुआ था और सिर्फ 3 सालों में इसने 30 करोड़ यूज़र को अपने पोर्टल में रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा एक माइलस्टोन को अचीव किया है, 30 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे ई श्रम पोर्टल क्या है। इसको किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2021 में लॉन्च किया था। और किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। और क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो भी स्कीम्स है उनका लाभ उन तक नहीं पहुँच पाता था, तो इसके लिए एक सेपरेट पोर्टल इन्होंने बना दिया ताकि जो भी स्कीम्स है जो हमारे श्रमिक भाई बहन है उन तक टाइमली पहुंच पाए। ठीक है, नहीं तो वो लोग का ऑनलाइन इतना एक्सेस नहीं रहता था या वो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे कि क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, क्या चीज़ें चल रही हैं या गवर्नमेंट क्या चीज़ें उनके लिए कर रही है। तो ई श्रम पोर्टल के तहत उनको तुरंत टाइमली मैनर में सारे स्कीम्स का लाभ पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप ये कि यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे भाई बहन है वो सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए आपको। सेकंड चीज़ ये है कि 3 साल में 30 करोड़ लोगों को इसने जोड़ लिया। और सेकंड एक और सिग्निफिकेंस है इसकी, एक और सिग्निफिकेंस ये है कि अभी हाल ही फिलहाल में 4 जून को ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ पे? जेनेवा में। वहाँ पे इंडिया की डेलीगेशन को लेड किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सेक्रेटरी ने। और उस डेलीगेशन में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया, इस पोर्टल के बारे में बताया गया और इसकी सिग्निफिकेंस बताई गई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभय क्लिनिक। अभी अभय क्लिनिक क्या है? अभय क्लिनिक किससे रिलेटेड है? तो अभय क्लिनिक वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। और वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड क्या है? वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट। ठीक है, तो जो आरजीकर हॉस्पिटल में रेप हुआ तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसका नाम क्या था? रिक्लेम द नाइट। ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज़, वहाँ के डॉक्टर्स ने अभय क्लिनिक नाम के कुछ ऐसे सेटअप टाइप का क्रिएट कर लिया और यहाँ पे वो पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं। ठीक है, उनको इलाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे पर उनको पेशेंट्स की भी चिंता है, तो उन्होंने इस टाइप के क्लिनिक्स खोले और इन क्लिनिक्स का उन्होंने नाम दिया अभय क्लिनिक्स। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभय क्लिनिक्स और रिक्लेम द नाइट किससे रिलेटेड है? वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे कुछ देखते हैं। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली थी, जो चीज़ें हमने नहीं जानी थी वो मैं अभी आपको कवर करवा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कि कस्टोडियल रेप, गैंग रेप, मार्टियल रेप, स्टैट्यूटरी रेप या डेट रेप क्या होता है, एक्वेंटेंस रेप क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये आपके आने एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत कम है, बट ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्योंकि कीवर्ड्स बार बार पेपर में यूज हो रहा है। ठीक है, तो कस्टोडियल रेप तब होता है जब कोई अथॉरिटी में पर्सन होता है, फॉर एग्जांपल पुलिस वाला, और पुलिस वाले के पास महिला जो है वो केस लेके गई, अपना रेप का केस ले गई या किसी भी टाइप का केस लेके गई और पुलिस वाला ही उसका रेप कर लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? कस्टोडियल रेप। ठीक है, मतलब कस्टडी में रख के उसका रेप कर लिया गया। सेकेंड है गैंग रेप। गैंग रेप क्या होता है? जब एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी वुमेन का रेप करे तो उसे क्या कहेंगे? वुमेन या मैन का रेप करे तो उसे गैंग रेप कहेंगे। थर्ड है मार्टियल रेप। मार्टियल रेप क्या होता है? जब कोई मैन और वुमेन, मतलब जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी हो, पर जो मैन है वो फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करे तो उसे हम लोग मार्टियल रेप कह देते हैं। फोर्थ इज स्टैट्यूटरी रेप। स्टैट्यूटरी रेप होता है कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी। कंसेंशुअल मतलब एक कंसेंट के साथ हो रहा है, बट इसमें से जो एक पर्सन है वो क्या है? उसमें से जो एक पर्सन है वो क्या है? वो माइनर है, मतलब वो 18 साल से कम का है, चाहे वो लड़का हो सकता है चाहे वो लड़की हो सकती है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 18 साल से जब आप कम के हो तो आप कंसेंट तो दे ही नहीं सकते। जब आप कंसेंट दे ही नहीं सकते तो उस टाइम जो कंसेंशुअल सेक्स होता है हो उसको भी क्या कहते हैं? उसे भी रेप ही माना जाता है। फिफ्थ है डेट रेप या एक्वेंटेंस रेप। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और इवन साउथ एशिया की सारी कंट्रीज में प्रेवलेंट है। उसमें क्या होता है कि जो जान पहचान के जो लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं या कोई फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं में से कोई किसी महिला का रेप कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे? एक्वेंटेंस रेप। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारे इन सब में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए भी, और अगर हो सकता है बाई चांस आ भी जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कीवर्ड इस टाइप का बन रहा है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट मैंने आपको पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बताया था। पॉलीग्राफ टेस्ट में जिसको हम क्या कहते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट किसे कहते हैं, तो पॉलीग्राफ टेस्ट। नार्को टेस्ट में और ब्रेन मैपिंग में, इन तीनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जिसको भी नहीं पता वो मेरे पुराने लेक्चर्स को जाकर देखेगा। अभी मैं आपको क्यों याद दिलवा रहा हूँ ये, क्योंकि नार्को टेस्ट में जिस केमिकल का यूज करा जाता है बॉडी को सेडेट करने के लिए सामने वाले के, उस केमिकल का नाम क्या है, सोडियम पैंथेनॉल। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सोडियम पैंथेनॉल का यूज़ करा जाता है सामने वाला जो अक्यूज्ड है उसकी बॉडी को सेडेट करने के लिए और उससे सच उगलवाने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा ना वीडियो में, उसको सेडेट कर दिया जाता है और फिर उससे सच उगलवाया जाता है। मतलब वो उस टाइम इस फेज़ में रहता है कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, तो इस फेज़ में उसका नार्को टेस्ट होता है, ठीक है। और ये जितने भी जो टेस्ट हैं ये एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और उससे रिलेटेड मैंने कुछ केसेस भी बताए थे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग है, एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि 100% श्योर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से केस में कहा है, क्योंकि हो सकता है आपसे केस पूछ ले, आपको पॉलिटी का क्वेश्चन लगेगा पर वो करंट अफेयर से ही आया है। वो पूछेगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड कौन सा केस है, ठीक है, नार्को टेस्ट से रिलेटेड कौन सा केस है, ठीक है। या राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन वाला वर्डिक्ट किस केस में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको थोड़े से नाम पता होने चाहिए। याद कर लो, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू जो केस है वो किस चीज से रिलेटेड है, पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड है, नार्को टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें प्राइमरली दो है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या कहा था कि जो आप ये पॉलीग्राफ टेस्ट ये सब करते हो ना, ये इनह्यूमेन है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, प्लस ये प्राइवेसी का हनन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट ये सब है ये मेंटल प्राइवेसी का हनन है, मतलब आर्टिकल 21 का हनन है। वो किस केस में कहा था, वो कहा था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप ये इनवॉलेंट्री नहीं कर सकते, मतलब बिना सामने वाले की परमिशन से नहीं कर सकते। प्लस इसमें यह भी कहा था कि ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है, इसका भी हनन करता है, इसके भी अगेंस्ट में, ठीक है। और फंडामेंटल राइट को ये वॉयलेट कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इनवॉलेंट्री नहीं होना चाहिए जब तक सामने वाले की परमिशन ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन से रिलेटेड जो वर्डिक्ट है कौन से केस में, पॉलीग्राफ के कौन से केस में कहा गया था, तो ध्यान रहेगा आपको, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। वैसे डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस है 1997 का, उसमें भी सेम चीज कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो तरीका है बहुत ज्यादा क्रूअल है, इनह्यूमन है और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू केस में क्या कहा गया था 1961 में, कि उसमें यह कहा गया था कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन को लिमिट कर दिया गया था, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन को लिमिट कर दिया था और कहा था कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप मेरा फिंगरप्रिंट ले रहे हो तो वो भी राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन है, ठीक है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्या होता है कि मैं अपने आपके खिलाफ सबूत नहीं दूंगा, और ये किस केस में काम आते हैं, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में काम आते हैं, सिविल केसेस में काम नहीं आते, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 3 केस याद रहेंगे, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघाट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा पूछते कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन से रिलेटेड कौन से केस हैं, ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट का नाम ना दे तो आप ये तीनों का उसमें भी मेंशन कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या है, दिल्ली चलो पदयात्रा। अब ये कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं सोनम वांगचुक, ठीक है। अब कहा जाता है कि इन्हीं के ऊपर 3 इडियट जो मूवी है वो इन्हीं के ऊपर बनी है। तो ये दिल्ली चलो पदयात्रा करें, और ये कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, लद्दाख के एनडीएस मेमोरियल से स्टार्ट होने वाली है, और कहाँ तक आएगी ये दिल्ली तक आएगी, ठीक है। और ये फिर बापू के, महात्मा गांधी के समाधि पे जाएंगे 2 अक्टूबर को, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस पदयात्रा को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ले एपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइज करी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ऑर्गेनाइज करी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखो ये भारत जोड़ो यात्रा से अलग है, ध्यान रखना है। दिल्ली चलो पदयात्रा कौन कर रहा है, सोनम वांगचुक कर रहे हैं, ठीक है। लद्दाख से दिल्ली तक की है। जो राहुल गांधी की यात्रा थी वो अलग थी, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा। और एक के अन्नामलाई ने भी एक यात्रा की थी, पदयात्रा की थी, उस यात्रा का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तमिलनाडु में करी गई थी वो यात्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे इससे क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको ध्यान रखेंगे। ये सोनम वांगचुक है, और ये क्यों अभी फिर से ये पदयात्रा कर रहे हैं, ये पदयात्रा इसलिए करें क्योंकि इनको चाहिए कि लद्दाख शेड्यूल 6 में आना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल 6 में आने का क्या फायदा होता है ये आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या डिफरेंस है ये भी आप मुझे बताएंगे। और सेकेंड इन्होंने ये कहा कि लेह वाला और कारगिल वाला एरिया है उससे अलग अलग एमपीज होने चाहिए, और इन्होंने ये कहा कि जो लद्दाख है, लद्दाख के जो
पीसीएस ऑफिसर है वही वहाँ पे बैठने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी के ऑफिसर को वहाँ पे जाके बिठा दो, ठीक है। तो पीसीएस ऑफिसर को वहाँ पे जाकर अथॉरिटी में मतलब पावर में उसे रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड है राजस्थान एम्बेसडर। अब ये क्या है, अब ये ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन से स्टेट के ऐसा बोला गया या सीएम ने बोला है कि वहाँ के जो आईएएस ऑफिसर्स है वो एम्बेसडर्स होंगे, मतलब वो क्या करेंगे, वो दूसरी कंट्रीज में मतलब 25 कंट्रीज में जाएंगे और वहाँ से जाकर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेंगे राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान अभी क्या कर रहा है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान में, ठीक है। इन्वेस्टर्स वहाँ पे बहुत सारे आने वाले अलग अलग कंट्री से, तो इसमें जिम्मेदारी दी है किसको, राजस्थान ने। जितने भी आईएएस ऑफिसर है राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि आप लोग अलग अलग कंट्रीज में जाओ, 25 अलग अलग कंट्रीज में जाओ और राजस्थान के लिए क्या लेकर आओ, इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि उनका टारगेट क्या है, अभी राजस्थान की इकोनॉमी कितनी की है, 185 बिलियन डॉलर की, और ये 350 बिलियन डॉलर की करना चाहते हैं अगले 5 साल में। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स को एम्बेसडर बताया और उन्होंने यह कहा है कि आप लोग अलग अलग स्टेट्स में जाओ इंडिया के और अलग अलग 25 कंट्रीज में जाओ और वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड एक सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते इस 10 साल में तो कभी सुधर ही नहीं सकते, ठीक है। ये बात इंडिया ने भी मानी, इंडिया के लोगों ने भी और पाकिस्तान के लोगों ने भी मानी। फिफ्थ क्या है, तेजिंदर सिंह। अब ये एयर मार्शल तेजिंदर सिंह थे, इन्हें अब क्या बना दिया गया, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को क्या बनाया गया, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये आप ध्यान रखेंगे। और आशुतोष दीक्षित, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को क्या बना दिया गया है, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2 अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखना है, क्या क्या, एक तो है तेजिंदर सिंह को क्या बना दिया गया है, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और आशुतोष दीक्षित एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को क्या बना दिया गया, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक मैंने डीजी का नाम बताया था कि डीजी दिलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। ये किसके डीजी बनाए गए हैं, ये पहले सशस्त्र सीमा बल के चीफ थे और अब इनको क्या बना दिया गया, अब इनको बीएसएफ का चीफ बना दिया गया, ठीक है। बीएसएफ के चीफ को, और इससे पहले जो बीएसएफ के हेड थे, डीजी थे, और वहाँ के एसडीजी को हटाया गया था टाइम से पहले। उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो भी एक ऐतिहासिक घटना थी कि उससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि टाइम से पहले ही बीएसएफ के डीजी को हटा दिया जाए। तो उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जो बीएसएफ के नए डीजी बने हैं वो कौन बने हैं, दिलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। अभी जो सीआईएसएफ के डीजी बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है आरएस भाटी, ठीक है। और आरएस भाटी क्या थे, ये बिहार के डीजीपी थे और अब इनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है अगले साल तक का, 2025 तक का। और इन्होंने किसको हटाया, इन्होंने हटाया नीना सिंह को। और नीना सिंह भी आपको नाम याद होना चाहिए, नीना सिंह इसलिए नाम याद होना चाहिए क्योंकि नीना सिंह फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी किसकी, सीआईएसएफ की, जो कि डीजी के पद पर बनी थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो नीना सिंह है वो फर्स्ट ऑफिसर हैं जो कि डीजी बनी थी किसकी, सीआईएसएफ की, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उनको रिप्लेस किसने किया, आरएस भाटी ने किया, क्योंकि नीना सिंह जो है रिटायर हो गई थी। दलजीत सिंह चौधरी के बारे में बता दिया मैंने आपको, और बी श्रीनिवासन के बारे में बताया था कि जो कि बी श्रीनिवासन, श्रीनिवास, निवास मतलब निवास की रक्षा करनी है, मतलब पॉलिटिकल जो लीडर उनके निवास की या पॉलिटिकल लीडर्स की रक्षा करनी है, मतलब एनएसजी का हेड इनको बना दिया। ये मैंने आपको इस तरीके से याद करवाया था। गोविंद मोहन को बताया था कि वो हमारे होम सेक्रेटरी बन गए हैं, टीवी सोमनाथन को बताया था कि वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एग्रीश्योर फंड्स। अब इसे किसने लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं किया है। इसमें क्या है, ये फंड है कितने करोड़ रुपीज़ का, ये 750 करोड़ का फंड है। और इसमें क्या करा जा रहा है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट के लिए, मतलब उनके पास भी तो पैसे होने चाहिए ना, जो इन्वेंशन करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्ट हुआ है। उन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए क्या एग्रीश्योर फंड स्टार्ट हुआ है, उसको लॉन्च किसने किया, उसे लॉन्च किया शिवराज सिंह चौहान ने, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, इंटीग्रेटेड एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल कृषि निवेश भी, इस पोर्टल को भी स्टार्ट करा गया किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कांधार हाईजैक। अब कांधार हाईजैक इससे रिलेटेड एक नेटफ्लिक्स की मूवी बन रही थी, उसमें क्या करा कि जानबूझ के या जैसे भी उन्होंने हिंदू नेम्स वहाँ पे रखने की कोशिश करी, मतलब जो उसमें जो मिलिटेंट्स थे जो कि मुस्लिम थे प्राइमरली, जो पाकिस्तान से आए थे, जानबूझ के उनका नाम भोला और शंकर रखा गया, तो उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें नोटिस भी थमा दिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 309 किलोमीटर रेल लाइन। अभी किसके बीच में स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है इंदौर और मुंबई के बीच में, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे 309 किलोमीटर की रेल लाइन स्टार्ट हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे
कि इंदौर से मुंबई के बीच में स्टार्ट हुई है और ये 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये अगले 5 साल में बनके कंप्लीट हो जाएगा 2027-28 तक। ठीक है, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि एक इंडस्ट्रियल सिटी आने वाली है झांसी और एक सिटी के बीच में, उस सिटी का नाम आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, कल ही की क्लास में वो आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, जिसने भी क्लास को नहीं देखा है। नेक्स्ट देखते हैं 309 किलोमीटर रेल लाइन समझ में आ गया इंदौर और एमपी के बीच में। नेक्स्ट क्या है, CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम क्या है, तो उनका नाम है नागेश्वरन। ये आप ध्यान रखेंगे, ये साउथ के हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि CEA का नाम क्या, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मेन काम क्या होता है। इनका मेन काम होता है इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट, एक तो इकोनॉमिकली एडवाइस देना किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेकंड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी यही तैयार करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी यही तैयार करते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें रिपोर्ट कार्ड है जिसमें जो गवर्नमेंट ने पिछले 12 महीने में जो भी खर्चे वर्चे जो भी किए हैं उनको एक तरीके से देखा जाता है, उसका एक कार्ड रिपोर्ट टाइप का निकाली जाती है। ठीक है, आप जानते होंगे कि इस स्कीम से क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, मतलब कितना फ़ायदा, वो एक तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। और इस रिपोर्ट को तैयार कौन करते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तैयार करते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है कि नहीं, ये आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, या किसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है या क्या आता है, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को कब अपॉइंट किया गया था नागेश्वरन को, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फाइनेंसिंग समिट, इसमें वो बोल रहे थे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कुछ अपना भाषण दिया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो फाइनेंसिंग समिट 3.0 है, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ मुंबई में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, नागेश्वरन है, जो कि साउथ के, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यही इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट निकालते हैं। नेक्स्ट है झारखंड गैमलिन। अब झारखंड गैमलिन क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इन्हें अरुणाचल प्रदेश में क्या बना दिया गया है, CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है। और ये पहले मेजर जनरल भी रह चुके हैं, पहले ये इंडियन आर्मी में थे, मेजर जनरल थे। ठीक है, अब वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद इन्हें CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनका नाम क्या है, झारखंड गैमलिन, ये ध्यान रखेंगे, झारखंड गैमलिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपराजिता बिल। अपराजिता बिल भी आरजीकर हॉस्पिटल में जो रेप हुआ उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये कहाँ पे आया है, ये आया है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट की बात करी गई है, जो भी रेप करता है उसके लिए। ठीक है, अब ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है कि भारतीय न्याय संहिता में और अपराजिता बिल में क्या डिफरेंस है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल लेके आई है उसमें रेप के लिए क्या कानून है और अपराजिता बिल में क्या कानून है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपराजिता बिल में थोड़े बहुत कड़े कानून हैं, जैसे कि आपको जो पुलिस है, पुलिस को 21 दिन के भीतर ही 21 डेज के भीतर ही सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, 2 महीने के अंदर ट्रायल हो जाना चाहिए, नहीं 1 महीने के अंदर ट्रायल हो जाना चाहिए, 21 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और भारतीय न्याय संहिता में है कि 2 महीने के अंदर ट्रायल हो जाना चाहिए और 2 महीने का टाइम है आपका इन्वेस्टिगेशन करने के पास भी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी। ठीक है, तो अपराजिता बिल में एक तरीके से पनिशमेंट को ज़्यादा हार्श कर दिया गया और डेथ पेनल्टी को बढ़ा दिया गया। ठीक है, कि डेथ पेनल्टी हो जाएगी। पर आपको ध्यान रखना, जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुआ कहाँ पे, आरजीकर हॉस्पिटल में, वो कानून नहीं होने की वजह से नहीं हुआ है। वो क्या हुआ है कि जब पुलिस प्रोटेक्शन दे, जो रक्षक की जब भक्षकों को प्रोटेक्शन दे, तो उस चीज़ का केस है, ना कि इस वजह से है कि वहाँ पे वुमेन के लिए अच्छे कानून नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि P-81 एयरक्राफ्ट कहाँ पे गया है अभी, तो P-81 क्राफ्ट कहाँ गया, फ्रांस में, और ये पहली बार गया है यूरोप के दौरे पे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है, ये पता होना चाहिए। और इंडियन नेवी और फ्रांस के आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, वरुणा एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये वरुणा एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। और वहीं पर क्या गया हुआ है, INS तबार। INS तबार के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में जाके आया था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वो जाकर आप मुझे देखेंगे मेरे पुराने लेक्चर्स में। उसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया में गया है, जर्मनी में गया है, स्कॉटलैंड में गया है, ठीक है, डेनमार्क में गया है। तो उन सब के नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 उसने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की थी, किस किस के साथ, एक तो की थी रशिया के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज उसने की थी, तब INS तबार ने किसके साथ, एक तो की थी रशिया के साथ और एक की थी जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ की थी कील कैनाल में और रशिया के साथ की थी सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में क्यों गया था, क्योंकि वहाँ पे रशियन नेवी डे था, उसमें पार्टिसिपेट करने गया था INS तबार। और INS तबार क्या है, यह एक फ्रिगेट है। ठीक है, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में डिफरेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं CBSE। तो क्वेश्चन आ सकता है कि CBSE का रीजनल ऑफिस कहाँ खुला है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफिस कहाँ पे खुला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि UAE में खुला है। ठीक है, UAE में एक और चीज़ खुली है, UAE में IIT दिल्ली का कैंपस भी खुला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। IIT दिल्ली का कैंपस कहाँ खुला है, UAE में खुला है। IIT मद्रास का कैंपस कहाँ खुला है, वो खुला है, आप मुझे नीचे
जांजिबार में, जांजिबार कहाँ पे, तंजानिया में, और तंजानिया का ही एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, दर एस सलाम पोर्ट, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सीबीएसई का रीजनल ऑफिस कहाँ खुला है, किस चीज़ के लिए, ये एक तरीके से इंडियन की एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो पहला ये ऑफिस कहाँ खुला है, ये खुला यूएई में, और ये खुला कब था, ये खुला था फैब में खुला था। किसने खुलवाया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अनवेल किया था, और यहाँ पे काम कब से स्टार्ट हो गया है, जुलाई में यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर राम शंकर, और यूएई में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है, सुंजय सुधीर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। संजय नहीं है, सुंजय ही है, ये मैं सोचना कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। सुंजय सुधीर उनका नाम है, इंडिया के एम्बेसडर जो कि यूएई में, ये ध्यान रखेंगे। सुहेल एजाज खान कहाँ के एम्बेसडर हैं, ये एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया के, और इन्हीं को एडिशनल चार्ज किसका दे दिया गया था, यमन का दे दिया गया था, और यमन में 10 साल बाद इंडिया का कोई एम्बेसडर होने वाला है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो इंडिया के जो श्रीलंका में एम्बेसडर है उसका नाम आप मुझे बताएंगे, और इंडिया में जो बांग्लादेश में, इंडिया के जो बांग्लादेश में एम्बेसडर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सीबीएसई से रिलेटेड, यही ये है वहाँ के एम्बेसडर। नेक्स्ट देखते हैं वाधवन पोर्ट। अभी वाधवन पोर्ट न्यूज़ में क्यों है, ये कहाँ पे है, ये है पालघर डिस्ट्रिक्ट में। पालघर डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, जो मॉन्क से रिलेटेड जो केस है जिसमें लिंचिंग हो गई थी, तो वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। तो ये दहानू टाउन विलेज का नाम है इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में क्या खुला है, वाधवन पोर्ट खुला है, ठीक है। और ये एक काफ़ी ज़्यादा डीप पोर्ट होने वाला है, इंडिया का आई थिंक ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट होने वाला है, और ये 76,000 के रुपए की कीमत से इसे बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी बना नहीं है, इसको अभी इसकी नींव अभी डाली गई है। और इसके बारे में खास बात यह है कि टॉप 10 पोर्ट्स में आने वाला है ये पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। और ये हर टाइप की शिप्स को ये हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी शिप क्यों ना हो, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये डीप सी पोर्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे होने वाला है, महाराष्ट्र के कहाँ पे, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पे आने वाली है, ये कंडक्टर यूनिट कहाँ आने वाली है, गुजरात में आने वाली है, गुजरात के सानंद में आने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है, किसके अंदर में, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर में। और इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च हुआ था, इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2021 में, ताकि जो इंडिया में जो सेमीकंडक्टर है उसकी अवेलेबिलिटी को, उससे रिलेटेड जो चिप्स है उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। और हम अभी तक जब ये वाली कंपनी आके सेमीकंडक्टर बनाने लग जाएगी, और जो ऑलरेडी कंपनी बनाना स्टार्ट करके प्रपोजल लेके आई है, जब सारी मिलकर बनाने लग जाएगी, तो टोटल हम लोग 7 करोड़ चिप्स एक दिन में तैयार करने लग जाएंगे, ठीक है। ये हमने सोचा है, अभी तक का प्लान ये है। इसे प्रपोज किसने किया है कि हम लोग सानंद में जाकर, सानंद गुजरात में एक नया सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएंगे, उस कंपनी का नाम है केनीज सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज़, ये कितने हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो 3300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। थर्ड चीज़, इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है, 60 लाख चिप्स पर डे, मतलब एक दिन में 60 लाख चिप्स बन के तैयार हो जाएंगे। और एक दिन में 7 करोड़ चिप्स बनके तैयार हो जाएंगे, जब सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी, जो अभी तक सेटअप हो रही हैं, जो भी डेवलपमेंट स्टेज में, जब अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगी, तो 7 करोड़ चिप्स बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फॉक्सकॉन कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ में है रशिया। अब रशिया न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रशिया सीज इट डाउन ओवर 150 ड्रोन्स इन वन ऑफ द बिगेस्ट यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स। ये मैं ऑलरेडी, मतलब अभी ये न्यूज़ में चलता जा रहा है, ठीक है। रशिया का एक आपको कुर्स्क रीजन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। कुर्स्क रीजन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कुर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है, तो ये है रशिया से रिलेटेड। और प्रोकोर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है, प्रोकोर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है किससे, यूक्रेन से, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रशिया ने कहा कि इसने 150 ड्रोन को मार गिराया, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इजराइल रिकवर्स बॉडीज ऑफ 6 हॉस्टेज। मतलब गाजा में जो हमास है उसने 6 हॉस्टेज को मार दिया है, वो मार देता है और कहता है कि ये तो इजराइल ने जो बॉम्बिंग किया उससे मर गए हैं, ठीक है। तो उनको मार दिया, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आपको क्या क्या नाम याद रखने हैं, मैंने आपको बहुत सारे नाम याद रखवा दिए थे। याहिया सिनवार कौन है, ये अभी नए चीफ बने हैं किसके, हमास के, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे इस्माइल हानिये, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस्माइल हानिये पहले चीफ थे, अब कौन बने हैं, याहिया सिनवार। और ये भी 7 अक्टूबर वाला जो घटना थी उसमें ये भी शामिल थे, ये भी मास्टरमाइंड थे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मसूद पेजेश्किन कौन है, ये है ईरान के नए प्रेसिडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। और अली बघेरी कानी कौन है, अली बघेरी कानी, ये
ईरान के नए फॉरेन मिनिस्टर, इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट अभी अभी बने और फॉरेन मिनिस्टर अभी अभी बने, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट थे और फॉरेन मिनिस्टर थे उनको हेलीकॉप्टर क्रैश में मार दिया गया था, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें पता चला कि वो बुरे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ही मरे हैं, ठीक है। मतलब किसी का उसमें हाथ नहीं है, ये ईरान की अथॉरिटी ही बोल रही है, ठीक है। तो याद रहेगा याह्या सिनवार कौन है, इस्माइल हानिया कौन है। इस्माइल हानिया पहले थे, अब नहीं रहे। याह्या सिनवार अभी है हमास के चीफ, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आयतुल्ला खमोइनी कौन है, वो है ईरान के सुप्रीम लीडर, ये आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पे अलग सिस्टम है, यहाँ पे इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी नहीं है, पर वहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक सुप्रीम लीडर होता है, और वो कब से पावर में है, वो है 1989 से पावर में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जापान चाइना। अब जापान चाइना से रिलेटेड क्या है, जापान प्रोटेस्ट चाइनीज नेवल इंट्रूजन इनटू टेरिटोरियल वाटर। तो ये तो हर बार का है, फिलीपींस और जापान के साथ चाइना का पंगा चलता ही रहता है, ठीक है। जापान चाइना से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखते हैं कि इसके बीच में एक आइलैंड बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड है, ठीक है, जो इनके भिड़न का कारण बनता है। उस आइलैंड का नाम क्या है, सेंकाकू आइलैंड, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पर अभी किसका कब्जा है, इस पे अभी किसका कब्जा है, इस पे अभी जापान का कब्जा है, और 1885 से ही कब्जा है। उससे पहले ऐसा नहीं कि वहाँ पे चाइनीज रहता था, ऐसा कुछ भी नहीं था, पर चाइना क्लेम करता है क्योंकि वो साउथ चाइना सी में है, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सेंकाकू आइलैंड किसके बीच में कंटेस्टेड है, जापान और चाइना के बीच में। और कंफ्यूज मत कर जाना, सखलिन आइलैंड, अगर पूछे कि सखलिन आइलैंड किससे रिलेटेड है तो वो है जापान और रशिया से रिलेटेड, ये ध्यान रखना, ठीक है। शंकाकू जापान और चाइना, और सखलिन किससे रिलेटेड है, जापान और रशिया से रिलेटेड, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मैं इसकी एक बार लोकेशन भी दिखा देता हूँ आपको। ये रही जापान है, जापान के ये साउथ में, ठीक है। जापान के सबसे छोटे आइलैंड का नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसका नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसको सेंकाकू आइलैंड भी कहते हैं और दियायू आइलैंड भी कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में, और इसे त्युइतेई आइलैंड्स भी कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना में, ठीक है। मतलब ताइवान में इसका अलग नाम है, चाइना में अलग नाम है, जापान में इसका अलग नाम है, वैसे इसको हम लोग सेंकाकू आइलैंड नाम से जानते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सकलिन आइलैंड के बारे में, मैंने बता दिया वो किसके बीच में है। सकलिन आइलैंड किसके बीच में कंटेस्टेड है, रशिया और जापान के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सकलिन आइलैंड की लोकेशन ये रही, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसे कहते हैं कामाचाटका प्लेट्यू, ठीक है। पेनिसुला, कामाचाटका पेनिसुला क्या है, ये रशिया का है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शहर है किसका, रशिया का, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये है सी ऑफ ओखोत्सक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सी ऑफ ओखोत्सक, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कुछ रशिया और चाइना के बीच में यहाँ पे अमूर रिवर बहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। रशिया और चाइना के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। मंगोलिया, मैंने बताया था मंगोलिया का किसी के साथ भी बॉर्डर नहीं लगता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मंगोलिया पहले 1989 तक ये कम्युनिस्ट नेशन था, फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मंगोलिया के और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो भी मंगोलिया गए हुए हैं, वो मैंने आगे स्लाइड में लगा रखा है, ठीक है। और क्या जान सकते हैं इसके बीच में, ये है लेक बैकाल, इसके बारे में भी जान लीजिए। लेक बैकाल ये रशिया का ये लार्जेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो ये लार्जेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का। सेकंड चीज़ के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको कि डीपेस्ट लेक भी है, और इसकी डीपेस्ट लेक अगर आपसे पूछे कि डीपेस्ट लेक पूरे वर्ल्ड का क्या है, तो वो कहाँ पे है, रशिया में है। रशिया कहाँ पे, ईस्ट साइबेरिया में, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट साइबेरिया में है रशिया के डीपेस्ट लेक, और इसकी कितने मीटर नीचे तक है, ये 1637 मीटर नीचे तक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये लार्जेस्ट है और सेकेंड लॉन्गेस्ट लेक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट है और सेकंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे सबसे लॉन्गेस्ट लेक कहाँ पे है, ये आप मुझे नीचे बताएंगे, कौन से उसका नाम क्या है, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो रशिया से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, मंगोलिया का जो बॉर्डर है वो लैंडलॉक्ड है कंट्री है, पहले तो ये देख लीजिए। ये सिर्फ चाइना और रशिया के साथ लगता है, ऐसा नहीं कि इधर कजाकिस्तान के साथ भी लग रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। सी ऑफ ओखोत्सक, कामाचाटका पेनिसुला, सकलिन आइलैंड, और जापान के जो नीचे है वो है सेंकाकू आइलैंड, जो कि चाइना और जापान के बीच में कंटेस्टेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिको में एक विचित्र घटना हुई है, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जजेस जो थे 1000 जजेस वहाँ पे रोड पे उतर गए, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि आप ऐसे रिफॉर्म नहीं कर सकते। कहाँ पे, जुडिशरी में, मतलब सरकार के खिलाफ ही जुडिशरी उतर चुकी है रोड पे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। अब वहाँ पे विचित्र घटना ये हुई है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो वहाँ का सीनेट है, वहाँ का जो कांग्रेस है, वहाँ पे जुडिशरी के रिफॉर्म से रिलेटेड कोई बिल को
बिल पे बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब जुडिशरी बोलेगा कि आप इस बात पे बात ही नहीं कर सकते, अपने लेजिस्लेचर में ऐसा कुछ बिल ला ही नहीं सकते, ठीक है। इस टाइप का रूलिंग पास किसने किया है? इस टाइप का जो रूलिंग पास किया है मैक्सिकन जुडिशरी ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए की जुडिशरी इंडिया की जुडिशरी कैसे डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा। और यूके की जुडिशरी में भी एक और चीज़ ध्यान रखिए कि ना यूके की जुडिशरी भी किससे अलग है इंडिया की जुडिशरी से। कैसे? क्योंकि यूके की जुडिशरी में कुछ भी जुडिशियल रिव्यू नाम की चीज़ नहीं है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, और इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी रिफॉर्म्स आने वाले कहाँ पे, यूएसए में भी जुडिशियल रिफॉर्म्स आने वाले, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लूला सेज इलॉन मस्क वेल्थ। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्राजील में एक्स को, जो कि पहले ट्विटर था, उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। ट्विटर किसकी कंपनी, एक्स किसकी कंपनी, ये इलॉन मस्क की कंपनी है। और वहाँ के जो ब्राजील के लीडर हैं उनका नाम क्या है, लूला दा सिल्वा, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर है। इससे पहले भी 2 बार ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बने, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन है कि लूला दा सिल्वा कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है किससे, वो है ब्राजील से रिलेटेड, और ये तीसरी बार पदभार संभाल रहे हैं 2022 के बाद, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कौन है, ये पवेल दुरोव है। इनसे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था कि इनको फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपके टेलीग्राम पे फैलती रहती है और आप रोक नहीं सकते। तो फ्रांस ने ये कहा कि उन्हें दबोच लिया, मतलब उनका अरेस्ट कर लिया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये यूएई के भी सिटीजन है, ये फ्रांस के भी सिटीजन है। जैसे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है, पर जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये यूएसए के भी सिटीजन है और ये यूएई के भी सिटीजन है, ये आप ध्यान रखेंगे। इवन ये रशिया के भी सिटीजन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रशिया मंगोलिया। अब रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो कहाँ पे गए, मंगोलिया गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये आईसीसी का वारंट, ठीक है, आईसीसी का वारंट कब आया था, 2023 में आया था मार्च में। उसके बाद ये पहली कंट्री है जहाँ पे ये गए हैं, और मंगोलिया ने उनको अरेस्ट नहीं किया बल्कि उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मंगोलिया का कैपिटल का नाम क्या है, उलान बतार, ये आप ध्यान रखेंगे। और गजनीस खान कौन था, उसके बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।